जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो जैसे कि बता दें कि आप लोग की ऑब्जेक्टिव की क्लास चल रही थी चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, पहले पार्ट का पहले चैप्टर का वीडियो आपको डल चुकी है ऑब्जेक्टिव को, वो जाके जरूर देखें। कुछ उतना ही क्वेश्चन को बताया गया है जितनी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा क्वेश्चनों को नहीं बताया गया और जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चनों को बताया गया। जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव होती है, जिसमें 60 का जवाब देना पड़ता है। तो जो बच्चे ऑब्जेक्टिव अभी तक क्लियर नहीं किए हैं या यहाँ से कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव की भी क्लासेस आपकी इसी चैनल पर डली हुई है चैप्टर बाय चैप्टर। तो जाके आप दोनों चीज़ें जरूर देखें और प्रयास करें कि बेहतर से बेहतर पढ़ने का, क्योंकि स्कोर आपका ऑब्जेक्टिव ही करके देता है। ठीक है, तो आज की क्लास जो शुरू करेंगे, आज हमारा दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय राजा, किसान और नगर के बारे में। जितनी भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने पूछे गए हैं वो सारी चीज़ों को हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। नोटबुक है तो नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए एक एक ऑब्जेक्टिव हो। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। चलिए पहले क्वेश्चन लेके चलते हैं कि पहला क्वेश्चन है मेरा क्या। ठीक है, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों कहाँ ऋग्वेद का लेखन किया। तो सिंधु नदी के किनारे। कहाँ किया? सिंधु नदी। कह रहा है कि उपनदियों के किनारे रहने वाले लोग कहाँ ऋग्वेद का लेखन किया? तो सिंधु नदी के किनारे। हमेशा याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है राजवाड़ों का विकास किस शताब्दी में हुआ। तो राजवाड़ों का विकास जो आपका हुआ वो 6ठी शताब्दी में। किस शताब्दी में हो भैया? 6ठी शताब्दी में राजवाड़ों का विकास। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो हमारा था वो था अशोक था। कौन था? अशोक था। और चौथा नंबर क्वेश्चन है किस ग्रंथों में महाजनपद के नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिला है। तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपद के नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिला है। ठीक है, ये सारी चीजों क्वेश्चनों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। वही क्वेश्चन लेके आए जो पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए पांचवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध किससे संबंधित है। तो गण से संबंधित है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध किससे संबंधित है? तो गण से। छठा नंबर क्वेश्चन है मेरा कि किलों को क्या कहा जाता था। तो किलों को घेरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया? किलों को घेरा कहा जाता था। और पहला कैंसर भगवान महावीर भगवान महाबुद्ध संबंधित है गण से। चलिए सातवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा नंबरिंग का मिस्टेक हो गया है, तो 7 8 होना चाहिए, 9 10 कर दिया। ठीक है, उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शताब्दी में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। तो छठी से चौथी शताब्दी में जो महाजनपद था मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली बन गया था। ठीक है, दसवां अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी थी। तो मगध में खेती की उपज खास तौर पर बहुत अच्छी थी। ठीक है, इसके बारे में आपके बारे में विशेष चर्चा आपके सब्जेक्टिव में की गई हो तो जरूर देखिए। इसमें नंबर के सिर्फ से अंतर है, तो थोड़ा मैनेज करके चलिएगा आप लोग। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है किस शताब्दी में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। छठी से चौथी शताब्दी में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। अगला क्वेश्चन है राजगाह का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो राजगाह का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का घर। क्या है? राजगाह का शाब्दिक अर्थ है हमारा राजाओं का घर। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा, नोट डाउन में नोट कर लीजिए या कान में ईयरफोन लगा के सारी चीजों को बेहतर ढंग से सुनने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है किस शताब्दी में पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया गया। तो चौथी शताब्दी में पाटलिपुत्रा को क्या बना, पाटलिपुत्र को क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए। तो प्राकृतिक के अधिकांश अभिलेख हमारा जो लिखे गया वो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गया। किस लिपि में लिखे गए भैया? ब्राह्मणी लिपि में। और किस शताब्दी में पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया गया? तो चौथी शताब्दी में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है किसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो अशोक ने कलिंग पर क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। ठीक है, ये सारी चीजों को हमेशा ध्यान में रख के एक एक चीज, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे कौटिल्य चाणक्य। कौन थे? कौटिल्य या चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। अगला था किसने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रसार किया था। तो अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से किसका प्रचार किया था? धर्म का प्रचार किया था। याद रखिएगा ये सारी चीजों को, एक एक पॉइंट को हमेशा एक एक चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, 19वां नंबर क्वेश्चन है कि लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग कौन था। तो लंबी दूरी वाले जो व्यापार मार्ग था वो तक्षशिला और उज्जैनी था। कौन था? तक्षशिला और उज्जैनी। 20वां नंबर क्वेश्चन है कर्नाटक किस चीज के लिए उपयोगी था। तो कर्नाटक सोने के खदान के लिए उपयोगी था। किस चीज के लिए कर्नाटक उपयोगी था? सोने का खदान के लिए उपयोगी था। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है।
देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने साम्राज्य को क्या बनाने का प्रयास किया। तो अशोक ने साम्राज्य को अखंड बनाने का प्रयास किया था। क्या बनाने का प्रयास किया था? अखंड बनाने का। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य को इतिहास का कौन काल माना गया है। तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास का प्रमुख काल माना गया है। कौन सा काल माना गया है? प्रमुख काल माना गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि अशोक किस प्रकार का शासक था। तो अशोक शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था। कौन सा शासक था? अशोक शक्तिशाली और परिश्रमी शासक। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के कितने सालों तक चला। तो मौर्य साम्राज्य चला था 150 साल, तो यानी 150 साल तक हमारा क्या चला था? मौर्य साम्राज्य चला था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? ये अगला क्वेश्चन है कि मेरा सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन था। तो सबसे शक्तिशाली सम्राट था समुद्रगुप्त। कौन था सबसे शक्तिशाली सम्राट? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, जातक कविता किस भाषा में लिखी गई थी। जातक कविता जो लिखी गई थी हमारी पाली भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, और सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? वो था समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपज बढ़ाने का हल प्रचलन किस शताब्दी में शुरू हुआ। तो 6ठी शताब्दी में। उपज बढ़ाने का हल प्रचलन किस शताब्दी में हुआ? तो 6ठी शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है कि लोहे का फाल वाले हल का प्रयोग कब हुआ था। तो लोहे का फाल का हल का प्रयोग 20वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? लोहे का फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि गृहपति घर का क्या होता है। तो गृहपति जो होता है ना, घर की मुखिया होता है, जो मेन होता है ना, उसी को गृहपति कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। तो आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। कौन सा स्मृति? मनुस्मृति। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है मेरा कि हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी। हर्षवर्धन की जीवनी जो लिखी थी हर्षचरित संस्कृत ने। किसने लिखी थी? हर्षचरित ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हर्षचरित। हर्षचरित की जीवन के लेखक कौन थे। तो हर्षचरित के जो जीवन के लेखक थे वो थे बाणभट्ट। कौन थे हर्षचरित के जीवन के लेखक? वो थे बाणभट्ट। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन थी। तो आरंभिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण शासक थी प्रभावती गुप्त। कौन थी? प्रभावती गुप्त। अब प्रभावती गुप्त कौन थी। तो प्रभावती गुप्त चंद्र द्वितीय के पुत्री थी। किसकी द्वितीय थी? पुत्री थी चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री थी। कौन? प्रभावती गुप्त। ठीक है, महत्वपूर्ण शासक कौन थी? तो प्रभावती गुप्त थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोने के सिक्का किसने जारी किए थे। तो सोने के सिक्का कुषाण ने जारी किए थे। किसने जारी किए थे? कुषाण शासकों ने सोने का सिक्का जारी किया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणी लिपि का अर्थ कब निकला। तो ब्राह्मणी लिपि का अर्थ जो निकला वो 1838 ईस्वी में निकला। कब निकला? 1838 ईस्वी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन है मेरा कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजारोहण कब हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजारोहण लगभग 321 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 321 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंत हुआ था लगभग 185 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 185 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे? 39 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासन का आरंभ कब हुआ था। तो गुप्त शासन का जो आरंभ हुआ था लगभग 320 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 320 ईस्वी में। उससे अगला क्वेश्चन है कि अरबों के सिंध पर विजय कब हुआ था। तो अरबों के सिंध पर विजय लगभग 712 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क का राजारोहण कब हुआ था। कनिष्क का राजारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। तो आज दूसरे चैप्टर की ऑब्जेक्टिव आपकी इतना ही थी। कल इसके आगे अगले वीडियो में तीसरे चैप्टर की ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करेंगे। तो जितनी ऑब्जेक्टिव आपको बताई गई वो सारी ऑब्जेक्टिवों को नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और उसके आगे पढ़ने का प्रयास कीजिए। 60 क्वेश्चनों को जवाब देना होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, 60 ऑब्जेक्टिव रहती है और इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।